चलिए, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है ना? वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है ना? एक मिनट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज प्रैक्टिस की क्लास नहीं आपकी हो पाई है। देखिए, कल हमने पढ़ा था इसमें ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट पढ़ा था, आज पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के प्रकार। ऑब्जेक्ट के प्रकार, ठीक है। ऑब्जेक्ट के जो प्रकार होते हैं वो मुख्यतः दो होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। दोनों को समझना है। ऑब्जेक्ट के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें क्या आता है, इसमें किए गए कार्य का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसमें किए गए कार्य का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? एक चीज और यहां पे ध्यान रखनी है, पहचान में, ये क्या से प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। क्या से प्रश्न करने पर प्राप्त होता है? कौन? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या से प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा किससे प्रश्न करने पर प्राप्त होता है? किससे और किसको से प्रश्न करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें एक लाइन और याद रखनी है, इसमें सामान्यतः निर्जीव आते हैं। कौन आते हैं? निर्जीव आते हैं, ठीक है। और इसमें सामान्यतः सजीव रखे जाते हैं, ठीक है। सामान्यतः सजीव रखे जाते हैं। ये भी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज इसकी पहचान होती है कि ये किसे और किसको से प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। किसे और किसको से प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। किसको से प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। कौन? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें सजीव आते हैं और इसमें निर्जीव आते हैं, दोनों, ठीक है। अब जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तभी देखना रहेगा। जैसे ही गेव मी अ पेन, ठीक है। गेव मतलब दिया, क्या दिया? पेन दिया, ठीक है। तो क्या दिया? पेन दिया। क्या के उत्तर में क्या आ रहा है? पेन आ रहा है। इसी को निर्जीव भी है, क्या से प्रश्न करने पर भी मिल रहा है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे दिया या किसको दिया? किसे दिया या किसको दिया? मुझे दिया। तो ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये मी किसके लिए यूज होगा? सजीव के लिए। दूसरी एक मुख्य बात याद रखना, ये तो ये हो गया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी पैसिव वॉइस में, जब हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस में, जब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं तो वहाँ पर ये नियम आता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है और उसी को अच्छा माना जाता है, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? चलिए बढ़िया। एक तो ये हो गया आपका, ठीक। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात होगी। पैसिव वॉइस में जब आते हैं दोनों ऑब्जेक्ट तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें पता है। दूसरी चीज़ याद रखनी है, किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले रखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है।
अगर मान लीजिए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख देते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रख देते हैं तो वहाँ पर हमें टू या फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करना होता है। फिर से सुन लीजिए, जैसे देखिए ही गेव अ पेन, तो यहाँ मुझे सेंस के अनुसार, अगर के लिए का सेंस आ रहा है तो मैं फॉर यूज़ करूँगा, नहीं आ रहा है तो वहाँ पर टू यूज़ करूँगा। सेंस के अनुसार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले रख दिया तो यहाँ हमें प्रीपोजिशन के यूज़ करने की अनिवार्यता बन जाती है, क्योंकि ये पैटर्न जो है उतना अच्छा नहीं माना जाता जितना ये पैटर्न अच्छा माना जाता है। कौन सा पैटर्न अच्छा माना जाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले रखना। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें हो गई, ठीक है, इतना। अब हम आ जाते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस पर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ और समझ लो, कॉम्प्लीमेंट समझ लो, है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरक होता है ना। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर होता है। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई एम अ टीचर, यू आर अ डॉक्टर, ठीक है। अब क्या, किससे और किसको से प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट मिलता है? तो यहाँ भी कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्या हूँ? टीचर हूँ। लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तभी होगा जब सेंटेंस में कार्य होगा, ठीक है। जब सेंटेंस में कार्य होगा तभी तो उसका प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर कोई कार्य हो नहीं रहा, यहाँ पर कोई कार्य हो नहीं रहा, ये तो केवल अवस्था बता रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट वो शब्द होता है जब दो तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है और एक ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है? जब वर्ब के बाद आने वाला शब्द सब्जेक्ट से भिन्न ना हो बल्कि वही हो। जब वर्ब के बाद आने वाला शब्द सब्जेक्ट से भिन्न ना हो बल्कि वही हो तो उसे सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उसका पूरक कहते हैं। जैसे आई और टीचर क्या है? एक है। लेकिन यहीं पर मैं लिख दूँ आई सॉ ए बर्ड, तो यहाँ भी सॉ भी एक बर्ड, एक वर्ब है, लेकिन बर्ड अलग है और आई अलग है। लेकिन यहाँ टीचर वही है जो सब्जेक्ट है, डॉक्टर वही है जो यू है। यू क्या है? सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। ध्यान रखना है कि जब कार्य होगा तभी ऑब्जेक्ट होगा, कार्य नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट की बात होगी, ये भी कई बार सामने आएगा, इसको भी यूज़ करेंगे कई जगहों पर, ठीक है। अब एक लास्ट बेसिक है काइंड ऑफ सेंटेंस, इसी के बाद हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में इंटर कर जाएंगे, ठीक है। काइंड ऑफ सेंटेंस की अगर बात करें तो यहाँ 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक हमारा हो गया असर्टिव, दूसरा हमारा हो गया इंट्रोगेटिव, तीसरा हमारा हो गया इम्परेटिव, चौथा हमारा हो गया ऑप्टेटिव और पांचवा हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी। ये 5 प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। असर्टिव का मतलब वही कथनात्मक वाक्य या साधारण वाक्य। कथनात्मक वाक्य, ठीक है। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। और इम्परेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। और ऑप्टेटिव का मतलब होता है आशीर्वाद सूचक वाक्य। आशीर्वाद सूचक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी का मतलब इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, ये एक्सक्लेमेटरी होता है। हाँ, हेलो, बताइए। नंबर भेजना पड़ेगा। हाँ, अभी मैं कॉल कर रहा हूँ आपको, है ना। कौन सा कॉलेज है? हाँ, वही वाला। तो रोल नंबर हमें सेंड कर दीजिए। हाँ, हमारे पे कर दीजिए। बताइए, हम फ़ोन नहीं करते तो आप भी नहीं करते हैं।
आज हाँ चलिए चलिए अभी हम आप हाँ क्या हो सकता हो कि आज हो भी गई हो फाइनल। ठीक ठीक ठीक, हाँ फिजिक्स का है, फिजिक्स का है हमारे संपर्क में। ठीक ठीक ठीक, आप भेज दीजिए हमें। तो अभी हम थोड़ी देर में कॉल कर लेते हैं आपको, भी क्लास ले रहे थे ना, ऑनलाइन है अभी, है ना। हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। देखिए ये 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। असर्टिव, असर्टिव में क्या होता है, असर्टिव में ये वाक्य, असर्टिव में ये वाक्य सामान्य सूचना और विवरण देते हैं, ये वाक्य सामान्य सूचना और विवरण देते हैं। ठीक है, क्लियर है। 2 प्रकार के होते हैं ये मेनली, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव कौन होता है, जो सकारात्मक सूचना और विवरण देता है, सकारात्मक सूचना और विवरण देता है, सकारात्मक सूचना और विवरण देता है। ठीक है, और नेगेटिव कौन होता है, जो नकारात्मक सूचना और विवरण देता है, नकारात्मक सूचना और विवरण देता है। ठीक है, नकारात्मक सूचना और विवरण देता है। क्लियर है। अब इससे एक क्वेश्चन आता है नेगेटिव से। नेगेटिव से कौन सा क्वेश्चन आता है, पहले तो ये जान लीजिए कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो सेंटेंस में यूज होते हैं तो उसे नकारात्मक बना देते हैं, है ना। जैसे स्कार्सली हो गया, हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, अनलेस हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, लेस्ट हो गया, नाइदर हो गया, नो हो गया, नन हो गया। ठीक है, सेल्डम हो गया। ये सभी शब्द हमारे क्या होते हैं, जिस भी सेंटेंस में यूज़ होते हैं वो सेंटेंस हमारा नकारात्मक बन जाता है। ठीक है, ये नकारात्मक भाव रखते हैं, डायरेक्ट इनका अर्थ नकारात्मक नहीं होता। जैसे स्कार्सली, हार्डली का अर्थ होता है कठिनाई से या मुश्किल से, कठिनाई से या मुश्किल से। ठीक है, अनलेस और अनटिल का अर्थ होता है जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं। ठीक है, सेल्डम, सेल्डम का अर्थ होता है कभी कभी, मतलब बहुत कम। लास्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। और फ्यू और लिटिल का मतलब होता है इतना कम कि ना के बराबर, इतना कम कि ना के बराबर। ठीक है, क्लियर है। इतना कम कि ना के बराबर। तो ये डायरेक्ट ना नहीं होता इनका, नाइदर का अर्थ 2 में से एक भी नहीं। तो ये सभी शब्द क्या है, नकारात्मक है, इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि इनका यूज किसी भी सेंटेंस में एक साथ नहीं होता। मतलब 2 नकारात्मक शब्दों का यूज किसी भी सेंटेंस में एक साथ नहीं होगा। जैसे अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, यू कैन नॉट पास। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, वॉक स्लोली लेस्ट यू नो शुड फॉल। ठीक है, अब देखिए 2 अलग अलग सेंटेंस है। ठीक है, इन दोनों से समझ में आपको आ जाएगा। 2 नकारात्मक शब्दों का यूज एक साथ नहीं करना। कई बार ऐसे क्वेश्चन को पूछा गया है, अनलेस आ गया है और यहाँ पर क्या गया, डोंट आ गया है।
इस वाले सेंटेंस को मत देखिए, ये अनलेस दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, एक सब्जेक्ट और वर्ब ये हो गया और एक सब्जेक्ट और वर्ब ये हो गया, तो दूसरा सेंटेंस हो गया। जो अनलेस के साथ वाला सेंटेंस है उसमें हमें देखना, मतलब ये जो नॉट आया है ये गलत है। अगर इस सेंटेंस को हमें सही करना होता, इसमें कहाँ आया, लेस्ट के साथ नो आया है, तो ये गलत है। अब हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई अनलेस को हटा दें सेंटेंस सही हो जाए कि डोंट को हटा दें सेंटेंस सही हो जाए, तो वो उसके यूज़ पढ़ने के बाद आएंगे। अभी हम अनलेस अनटिल के यूज़ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लेस्ट के यूज़ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम इतना पढ़ रहे हैं, शुभ संध्या, अभी हम इतना पढ़ रहे हैं कि ये किसी सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो उस सेंटेंस को ये नकारात्मक बना देते हैं, और एक साथ किसी भी सेंटेंस में एक से अधिक नकारात्मक शब्दों का यूज़ नहीं किया जाता है ना। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये क्लियर रहना चाहिए कि एक साथ दो नकारात्मक शब्दों का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। अब मैं सही करना तो मुझे पता है, तो मैं इसको सही कर लूँगा। जैसे मुझे इसको बनाना है तो अनलेस यू वर्क हार्ड you cannot pass, unless you work hard you cannot pass। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए, unless you don't work hard you cannot, अब मैंने इसको ऐसे बना दिया तो ये सेंटेंस सही हो। इस सेंटेंस में आ सकता है नॉट, क्योंकि दूसरा सेंटेंस है, जो इसके साथ वाला सेंटेंस है उसमें नहीं आएगा। वॉक स्लोली, धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ, इसको मैं सही करूं तो लेस्ट यू शुड फॉल, इस तरह से मैं इसको सही कर सकता हूँ। ये सेंटेंस हमारा अब सही हो गया। तो ध्यान रहे कि किसी भी सेंटेंस में एक साथ दो नकारात्मक शब्दों का यूज़ नहीं होता, और ऐसे सेंटेंस कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आ जाइए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है मेनली जो है ठीक है, इसके मुख्य रूप से वैसे 5 प्रकार यूज़ होते हैं, लेकिन 4 प्रकार हम पढ़ेंगे इसके। ठीक है, एक प्रकार ऐसा है कि जो निष्क्रिय है वो यूज़ भी उतना नहीं होता, तो 4 ही हम पढ़ेंगे, है ना। ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं। ठीक है, एक हमारा किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, जैसे वेयर डू यू लिव, किसी भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, वेयर से हो सकता है, वाई से हो सकता है ना, किसी से भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन वर्ड से जो स्टार्ट होता है, इसका नाम, ये पहला टाइप है, इसका नाम हम रखते हैं ओपन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। मेन नाम इसका यही है, ओपन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इनमें से ओपन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कौन सा है, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा वो ओपन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन होगा। ठीक है, WH टाइप ऑफ क्वेश्चन, WH टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इसको कहा जाता है, और एक और नाम दिया जाता है इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, 3 नामों से इसे जाना जाता है। डबल इंट्रोगेटिव भी कुछ लोग इसको कहते हैं। ठीक है, तो WH टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओपन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके नाम है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात आप सभी को? बढ़िया। अब हमारा दूसरा प्रकार है। दूसरा प्रकार जो इसका आता है वो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जैसे मैंने कहा आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हो, किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। या दूसरा एग्जाम्पल, हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है। ठीक है, हैव यू कंप्लीटेड द, क्या आपने काम पूरा कर लिया। तो आप ये क्वेश्चन पूछने के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि आपको 2 ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं, यस और नो। तो इसे कहा जाता है यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब इसका आंसर इसी में नहीं था यस और नो, इसलिए इसका नाम रख देते हैं क्लोज फॉर्म ऑफ क्वेश्चन भी इसे कहते हैं, क्लोज फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। तो क्लोज फॉर्म ऑफ क्वेश्चन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आंसर इसी में क्लोज है, यस और नो। क्वेश्चन पूछने के साथ साथ उसमें छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है? ऑप्शन यस और नो, क्योंकि सामने वाला आंसर या तो यस में देगा और या तो नो में देगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई हमारी, दूसरा टाइप हो गया। ठीक, तीसरा और चौथा टाइप देख लीजिए। तीसरा टाइप है वाई आर यू नॉट सीरी, वाई आर यू नॉट रीड, वाई आर यू नॉट रीडिंग सीरियसली। अब ये इंट्रोगेटिव तो है ही, इसमें नॉट भी लगा हुआ है। तो इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इस तरह से, हाँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्लियर है मेरी बात सभी को? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एक चौथा है तो उसको मैंने हटा दिया क्योंकि उतना यूज में नहीं है, प्रचलन से बाहर हो चुका है। चौथा एक आता है क्वेश्चन टैग। यू आर ए स्टूडेंट, देखा होगा आप कल परसों प्रैक्टिस कर रहे थे तो इससे क्वेश्चन भी आए थे, ठीक है। ये ऐसा बना होता है कुछ, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस होता है, कॉमा लगा होता है, लास्ट में क्वेश्चन जुड़ा होता है ना। तो क्वेश्चन जो जुड़ा होता है तो उसे तो क्वेश्चन कहेंगे ही, और जुड़ा होता है इसलिए इसे टैग। टैग का मतलब जुड़ा हुआ, क्वेश्चन टैग, जुड़ा हुआ प्रश्न जो होता है वो हमारा क्वेश्चन टैग होता है, ठीक है। ये बात भी आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब इसी को बनाने के लिए पेपर में आता है, तो यहीं पे इसको अब सीख लेंगे हम, है ना। इसके भी कुछ नियम हम पढ़ लेंगे, क्वेश्चन टैग, फिर इसके बाद हम इंपेरेटिव सेंटेंस पर चलेंगे, यहीं पे इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन टैग क्या होता है? जुड़ा हुआ प्रश्न, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या आता है? जैसे आप विद्यार्थी हो ना, आप विद्यार्थी हो ना, ठीक है। तो ये ना का या है ना जो हम यूज़ करते हैं हिंदी में, वही आगे इंग्लिश में ये क्वेश्चन टैग बन जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अब इसके बारे में समझ लीजिए क्या होता है, यहीं पर इसको सॉल्व भी करना है, इससे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे इसको फिनिश करने के बाद। क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग का मतलब क्या है? इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता अपनी बात की पुष्टि श्रोता द्वारा करवाता है। इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता अपनी बात की पुष्टि श्रोता द्वारा करवाता है। जैसे मैंने कहा कि आपने खाना खा लिया ना, तो ना के द्वारा क्या कर रहा हूँ मैं? पुष्टि करवा रहा हूँ। तुम विद्यालय नहीं गए थे ना कहा तो क्या करवा रहा हूँ? ना कहा तो भी पुष्टि करवा रहा हूँ। तो पुष्टि करवाना, पुष्टि करवाने को इसमें क्वेश्चन टैग कहते हैं, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए पेपर में पूछा जाता है, तो क्वेश्चन टैग बनाने के नियम क्या होते हैं वो थोड़ा सा हमें देखने हैं। क्वेश्चन टैग बनाने के नियम, क्वेश्चन टैग बनाने के नियम, एग्जाम्पल भी साथ में रखते हैं, साथ साथ में सीखते हुए चलेंगे। एक सकारात्मक एग्जाम्पल रखना होगा और एक नकारात्मक एग्जाम्पल रखना होगा। ये सकारात्मक हो गया, ये नकारात्मक हो गया, ठीक है। ये सकारात्मक हो गया और ये नकारात्मक हो गया, ठीक है। यू आर ए स्टूडेंट, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए, कॉमा के पहले वाले पार्ट को हम समझने के लिए नाम देंगे स्टेटमेंट। तो सबसे पहला स्टेप क्या लेते हैं? सबसे पहला स्टेप स्टेटमेंट की हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। स्टेटमेंट कौन सा पार्ट है? ये पहला वाला है। स्टेटमेंट की हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ये पहला काम हम ऐसा करेंगे, स्टेटमेंट की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, ये पहला काम, ठीक है। क्लियर है? अब देखो दूसरा काम, दूसरा काम, स्टेटमेंट दो प्रकार के दिए गए हैं यहाँ, ये पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है। तो स्टेटमेंट जब पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नॉट से बनाते हैं, नॉट से बनाते हैं। और स्टेटमेंट जब नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग विदाउट नॉट बनाते हैं, विदाउट नॉट बनाते हैं, क्वेश्चन टैग विदाउट नॉट बनाते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन टैग विदाउट नॉट बनाते हैं, ठीक, इस तरीके से बिना नॉट के। और नॉट का यहाँ शॉर्ट रूप यूज़ किया जाता है ना, नॉट का शॉर्ट रूप, फुल फॉर्म यहाँ पे क्वेश्चन टैग में यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आर लगा दिया, नॉट लगा दिया और यू लगा दिया, ठीक है।
ये नेगेटिव है तो केवल यहाँ पर आर लिखा और फिर यू। यू क्यों आ रहा है ये भी मैं बता रहा हूँ। तीसरा काम स्टेटमेंट के सब्जेक्ट को क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बना देते हैं। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या है? यू है। ठीक है, तो ये हमारा इसी को यू बना दिया। एक चीज़ ध्यान रहे कि जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होता है वो हमेशा कोई प्रोनाउन होता है। क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा कोई प्रोनाउन रहता है। ठीक है, यहाँ नाउन आ सकता है लेकिन यहाँ पर हमेशा प्रोनाउन रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टैग के कुछ नियम थे और इस पर विस्तृत चर्चा हम लोग कल करेंगे। अभी थोड़ी देर के बाद आपकी स्टार्ट हो रही है पेडागोजी की क्लास, फिर देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ग्रामर इतनी ही आज के लिए। और सभी लोगों से बता देना ग्रामर इतने बजे चल रही है, तो जो क्लास ले रहे हैं मैं, है ना, अपने ग्रुप में बता देना सबको, क्लास लेना शुरू कर दें, ग्रामर शुरू हो गई है। ठीक है मैंग, ओके।